राजू कॉलेज में अपने बड़े भाई अतीत के लॉकर की चाबी देने आया था। उसने जैसे ही गाड़ी खड़ी की और जल्दी में गेट की तरफ बढ़ गया और वो वहीं खड़े अतीत को फ़ोन करने लगा। अतीत फ़ोन नहीं उठा रहा था। झुंझलाया हुआ राजू बार बार फ़ोन मिला रहा था। उसकी मीटिंग थी और वो लेट हो रहा था। टाइम वेस्ट करने से अच्छा उसने अंदर जाना ही बेहतर समझा। जैसे ही वो अंदर की तरफ बढ़ा, उसके कानों में गाने की आवाज़ सुनाई दी। इंतज़ार मेरा कब तक करोगे, मुझे प्यार कब तक करोगे, ज़िंदगी दो पल की। वो खिंचता हुआ सीधा पंडाल में पहुंच गया। वहां वो इधर उधर देखे बिना सीधे स्टेज के सामने पहुंच गया। वहां हिजाब में माइक पकड़े एक लड़की आंखें बंद किए अपनी धुन में गाई जा रही थी और नीचे खड़ा राजू उसे एकटक देखे जा रहा था। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, लड़की ने आंखें खोली। जैसे ही उसकी नज़र राजू पर पड़ी, वो एकदम चौंक गई। आकर्षक बदन, आंखों पर सनग्लास लगाए, हाथों में महंगी घड़ी पहने और 3 पीस सूट पहने राजीव पर किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। और राजीव सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की आंखों में खोया हुआ था। गाना ख़त्म होते ही चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजीव जैसे सदमे में से जागा। वो भी नीचे उतरकर अपने दोस्तों में मिक्स हो चुकी थी। अतीत ने जैसे ही राजीव को देखा, वो तेज़ी से चलते हुए उसके पास आया और बोला, राजू तू यहाँ कैसे? भैया, तुम अपने लॉकर की चाबी टेबल पर छोड़ आए थे। भाभी ने देने को कहा था, वही देने आया हूँ। आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तब मुझे अंदर आना पड़ा। राजीव ने जवाब दिया। ओह, अरे मुझे पता ही नहीं चला, सॉरी यार। इतने में राजीव का फ़ोन बज उठा। सर, सारे डेलीगेट आपका वेट कर रहे हैं, आप कहाँ रह गए हैं? उधर से मीसा की आवाज़ थी। ओह सॉरी मीसा, तुम उनको अटेंड करो, मैं पहुँचता हूँ जल्दी में। राजीव चलते चलते बोला और अतीत को हाथ हिलाकर उसने जाने का इशारा किया। वो बस अपनी धुन में बढ़ता हुआ पंडाल से बाहर निकल रहा था कि तभी वो एक लड़की से टकरा गया। लड़की धम से गिर गई। शिट, राजू खुद में बोला और जल्दी से फ़ोन पॉकेट में रखकर लड़की से बोला, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, मैं थोड़ा फ़ोन में बिजी था, थोड़ा जल्दी में भी था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कहकर उसने लड़की को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़की उठते ही बोली, इट्स ओके, मैं नैना हूँ, नैना श्रीवास्तव, श्रीवास्तव इंडस्ट्रीज़ की इकलौती वारिस। नाइस टू मीट यू, राजू ने जल्दी से कहा और चल दिया। ओह हेलो मिस्टर, अपना इंट्रो तो देते जाओ, नैना ने चिढ़ते हुए कहा। मैं राजीव कपूर, कहकर वो जल्दी से निकल गया। नैना उसे जाते हुए देखती रही। अतीत ने सब देखा और भागती हुई नैना के पास आया और बोला, नैना तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं अतीत सर, पर ये था कौन? हमारे कॉलेज में तो हमने पहले इसे कभी नहीं देखा। इससे पहले अतीत उसे बता पाता, प्रिंसिपल सर की आवाज़ माइक पर गूंजी, अतीत आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाओ। अतीत भागता हुआ स्टेज पर पहुंचा। आज उनको बेस्ट एकेडमिक टीचर अवार्ड दिया जाना था। उन्होंने अवार्ड लिया और वहीं खड़े हो गए। तभी प्रिंसिपल ने दोबारा अनाउंसमेंट किया, निकत हैदर प्लीज़ स्टेज पर आओ। ये वही लड़की थी जो कुछ समय पहले स्टेज पर गा रही थी। निकत स्टेज पर पहुंची। प्रिंसिपल ने उसे बेस्ट फ्रेशर का अवार्ड दिया और सबके साथ उसकी एक फ़ोटो क्लिक की गई। राजीव ऑफिस पहुंचकर मीटिंग में बिजी हो गया। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, उसने मीसा को कॉल किया और एक कप कॉफ़ी भेजने को कहा। कॉफ़ी लेकर लड़का आया, साथ ही मीसा भी राजीव के ऑफिस में एंटर हुई। राजीव आज परेशान क्यों हो तुम? मीसा ने पूछा। मीसा वैसे तो राजू की सेक्रेटरी थी, पर साथ ही उसके कॉलेज की दोस्त भी थी। कहीं ना कहीं मीसा राजू को दिल ही दिल में पसंद करती थी, पर उसकी दोस्ती से हाथ ना धो बैठे इसलिए उसे बताती नहीं थी। राजू, कुछ नहीं मीसा, बस आज भैया के कॉलेज गया था, वहाँ पर उनका एनुअल फंक्शन चल रहा था। एक लड़की स्टेज पर गा रही थी, पता नहीं क्या जादू था उसकी आवाज़ में, ना चाहते हुए भी दिल उसकी तरफ खींचता चला गया। कुछ होश ही नहीं रहा, इसलिए मीटिंग में भी लेट हो गया। राजू बोला, अरे कोई बात नहीं राजू, मैंने हैंडल कर लिया था। इतना कहकर मीसा बैठकर राजू के साथ कॉफ़ी पीने लगी। राजू का दिमाग लैपटॉप पर टिका था। वो कुछ मीटिंग के डिटेल्स शेयर कर रहा था और मीसा उसको देख रही थी। रात को खाने के टेबल पर जब सब इकट्ठे हुए, तब अतीत ने सबको अपनी सील दिखाई और मिठाई खिलाई। अरे भैया, आपको अगर अवार्ड मिल रहा था तो मुझे बोल देते, मैं कुछ देर और वहाँ रुक जाता, कम से कम फ़ोटोज़ तो ले लेता। राजू बोला, फ़ोटो तो है मेरे पास, रुक दिखाता हूँ, कहकर अतीत ने अपना फ़ोन उठाया और सबको फ़ोटोज़ दिखाए। जैसे ही फ़ोन राजू के पास पहुँचा, राजू की नज़र उस लड़की पर जाकर रुक गई जो अतीत की फ़ोटो में उसके साइड में थी। उसे देखते ही राजू की आंखों में चमक आ गई।
चहकते हुए बोला, भैया ये लड़की कौन है? भाभी ने उसकी तरफ कनखियों से देखा और बोली, ओहो लड़की, देवर जी तुमको भी कोई पसंद आई क्या? क्या बात है? अरे नहीं भाभी, इस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है, जादू है इसकी आवाज़ में। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना? राजीव ने अतीत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, अतीत ने हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। राजीव अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और उस पर निखत हैदर अली को ढूंढने लगा। फेसबुक पर वो नहीं मिली। निराश होकर उसे लैपटॉप बंद कर दिया और सो गया। राजीव का परिवार दिल्ली के जाने माने परिवारों में से एक था। कपूर एंड सन्स के नाम से पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में जानी मानी कपड़ों की दुकान थी और साथ ही अपनी ही कपड़े की फैक्ट्री थी। परंतु उनके दोनों बेटे उस काम को करना नहीं चाहते थे। अतीत को लेक्चरर बनना था और राजीव की अपनी अलग दुनिया थी, संगीत की दुनिया। उसने बचपन से ही एक ही सपना देखा था, अपनी म्यूज़िक कंपनी खोलने का। पर उनके पिताजी कैलाश कपूर मानना ही नहीं चाह रहे थे। इस समस्या का हल निकाला उसकी भाभी यानी संध्या कपूर ने। उसने कैलाश जी से कहा, पापा आप परेशान मत हो, फैक्ट्री और शोरूम मैं संभाल लूँगी, इन दोनों को अपनी पसंद का काम करने दो। तभी राजीव ने वेस्टर्न वॉइस रिकॉर्ड के नाम से 5 साल पहले एक कंपनी खोली जिसने इतने कम समय में अपना नाम बना लिया। अगले दिन से उसने नियम बनाया, ऑफिस जाने से पहले वो रोज़ घर से जल्दी निकलता और सीधा कॉलेज के गेट के पास चला जाता। गाड़ी में ही बैठकर आते जाते लोगों को देखता। इसी में 2 महीने निकल गए पर उसे निखत नज़र नहीं आई। हार कर उसे रोज़ाना कम कर दिया। अब कभी कभार को चला जाता था, पर जब भी वो जाता नैना उसे ज़रूर दिखती। वो उसे देखकर इग्नोर कर देता। नैना अपने दिमाग में ये समझ बैठी कि शायद राजीव उसके लिए रोज़ कॉलेज के गेट पर आता है और वो दिल ही दिल में उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। राजीव नैना की हरकतों को नज़रअंदाज करके चुपचाप चला जाता था। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। राजीव ऑफिस से निकला, पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। वो सीधा वहाँ से गाड़ी चलाता हुआ कॉलेज के सामने वाले रास्ते से निकला। कॉलेज का पूरा रास्ता सुनसान था, कोई भी नहीं था। मायूस होकर राजीव सड़क की तरफ निकला और गाड़ी दौड़ा दी। अचानक एकदम से उसे ब्रेक लगाई और धीरे धीरे गाड़ी को बैक करने लगा। बस स्टॉप के सामने जाकर उसने गाड़ी रोक दी। देखा सामने इतनी तेज़ बारिश में निखत एक हाथ में छतरी संभाले और दूसरे हाथ में अपना हिजाब संभाले बस स्टॉप पर बारिश में भीगने की कोशिश कर रही थी। राजीव ने गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रखा। निखत ने एकदम नजरें उठाकर देखा। सामने राजीव को देखकर उसने मुंह घुमा लिया। राजीव जी, फिर हॉर्न दिया और थोड़ा सा शीशा नीचे करके बोला, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ कब तक बस के इंतज़ार में खड़ी रहेंगी? नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी, निखत बोली। उसके इनकार करने पर भी राजीव वहाँ से नहीं हिला। यूँ कहो कि उसे कोई शक्ति वहाँ से हिलने ही नहीं दे रही थी। उसने हॉर्न पर हाथ रखा हुआ था। आसपास के लोग सब निखत की ओर देखने लगे। परेशान होकर निखत गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और बोली, जनाब चलिए, काफ़ी तमाशा हो चुका है, सब लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ चलिए यहाँ से अब। राजीव ने गाड़ी बढ़ा दी। वो इस बात से खुश था कि जिसे वो काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था वो आज उसके साथ वाली सीट पर बैठी है। और निखत इस बात से परेशान थी कि जल्दी से जल्दी उसका घर आए और वो उतरे। एक अनजान से चुप्पी गाड़ी में छाई हुई थी। राजीव ने चुप्पी तोड़ते हुए तो कहा, हेलो, मैं राजीव कपूर। जी जानती हूँ, निखत ने छोटा सा जवाब दिया। अच्छा, आप मुझे जानती हैं, पर कैसे? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। निखत, न्यूज़पेपर में आए दिन आपकी फ़ोटो आती रहती है, वही देखी है। ओहो, यानी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ती हैं? राजीव ने निखत को देखते हुए कहा। फनी जोक कहकर निखत खिड़की से बाहर बारिश देखने लगी। यानी आपको भी पता चल गया? राजीव बोला। क्या? निखत ने पूछा। राजीव, यही कि मैं कौन हूँ। हाँ जी, हमें भी पता है, निखत बोली। साथ में बैठे बैठे निखत राजीव को अपने घर का रास्ता बता रही थी। पर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, राजीव बोला। मैं निखत हैदर अली दयाल सिंह कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। इसी साल इंडिया आई हूँ। इंडिया सुनते ही राजीव चौंका। इससे पहले आप कहाँ रहती थी? सवाल सुनकर निखत ने अनसुना कर दिया। उसका घर आ गया था। बोली, यहाँ आप साइड पर रोक दीजिए। राजीव गाड़ी साइड पर लगा दी। निखत ने घूमकर राजीव को देखा और बोली, शुक्रिया। और क्या गाड़ी से उतर कर चल दी? राजीव, सुनिए। निखत ने पलट कर देखा। राजीव ने हल्का सा स्माइल किया और हाथ मिलाकर उनको निखत को बाय किया और चल दिया। रास्ते बस सोचता जा रहा था कि मैंने उसका फ़ोन नंबर क्यों नहीं लिया।
जिसे मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था, आज वो मेरे साथ थी, मेरे सामने। फिर भी मैंने उसका नंबर नहीं लिया। सोचते सोचते घर आ गया। अंदर सब ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे। सबको नमस्ते करता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। काका, एक चाय दे दीजिए। अभी लाए बेटा, काका ने जवाब दिया। ऊपर जाकर उसे चेंज करके लैपटॉप खोला और काम करने बैठ गया। काका चाय रखकर चले गए। राजीव को पता ही नहीं चला, वो अपनी ही दुनिया में खोया लैपटॉप पर तेज़ी से हाथ चला रहा था। तभी उसकी उंगलियां तेज़ी से चलते चलते अचानक थम गई। राजीव अपने एक दोस्त को कॉल करता है। रोहित फ़ोन उठाते ही, अरे राजीव, कैसे याद आ गई मेरी इतने दिन बाद? तू तो बड़ा मुझे रोज़ ही याद करता है, जो बोल कर बता रहा है। राजीव नाराज़ होने का झूठा नाटक करते हुए बोला, अरे नहीं यार, काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है, सारा दिन सोचते हुए निकल जाता है। अच्छा बता, कैसे याद आई मेरी? रोहित ने जवाब दिया। सुन रोहित, मैं तुझे एक मेल भेज रहा हूँ, उसकी तसल्ली से जांच करना, फिर मुझे बताना। राजीव थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोला। रोहित राजीव का कॉलेज का दोस्त है। वो एक एड एजेंसी चलाता है और उसका साथ में डिटेक्टिव का भी काम है। नोएडा में उसका अपना ऑफिस है। हाँ यार ज़रूर, रोहित बोला और फ़ोन रख दिया। राजीव अपना लैपटॉप छोड़कर बिस्तर पर पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गया और पुरानी यादों में खो गया। अब उसकी आंखों में निखत ही घुमा करती थी। उसकी वो बोलती आंखें जो बिना कहे ही सब बातें कह जाती थी। राजीव ने इंस्टाग्राम खोला, उस पर निखत को खोजना शुरू किया। कुछ घंटों की मेहनत रंग लाई और नैना के साथ निखत उसे वहाँ मिल गई। उसकी खुशी की सीमा नहीं थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना खुश क्यों है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई खजाना उसके हाथ लग गया है। अगले दिन सुबह राजीव जल्दी तैयार होकर निकला और सीधा उसी गली के मुहाने पर गाड़ी लेकर खड़ा हो गया। यहाँ उसने निखत को छोड़ा था। घड़ी देखी, 9 बजने वाले थे। तभी उसे सामने से निखत आती दिखाई दी। राजीव ने उसे देखकर गाड़ी का मिरर नीचे कर दिया। निखत ने चलते चलते तिरछी नज़र से राजीव की तरफ देखा और बिना कुछ कहे निकल गई। राजीव को बहुत गुस्सा आया और अजीब भी लगा। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा, गाड़ी बंद की और उसके पीछे भागते हुए सब पहुंचा। सुनो जरा, कहकर उसने निखत को आवाज़ दी। जी फरमाए, निखत ने चलते चलते जवाब दिया। अरे रुको तो यार, भागी जा रही हो आप तो, राजू बोला। देखिए, हम यहाँ अकेले रहते हैं, प्लीज़ आप रोज़ ऐसे आकर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी ना करें। किसी ने हमें आपके साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। कहते कहते निखत तेज कदमों से चलने लगी। अरे आप डर क्यों रही हो? मैं कोई सड़क छाप रोमियो थोड़े ना हूँ जो आपको हुटिंग कर रहा हूँ। मुझे तो 2 मिनट आपसे बात करनी है। राजू बोलते बोलते वहीं सड़क के बीच में ही रुक गया। तभी पीछे से एक कार वाला आ रहा था। उसने राजू को बीच सड़क पर खड़े देखकर पूरे जोर के साथ ब्रेक लगाई, पर गाड़ी रुकी नहीं और सीधा जाकर राजू के टांगों में लगी। राजू एक चीख के साथ 2 फीट हवा में उछल गया। निखत जो उससे आगे आगे चल रही थी, आवाज़ सुनकर एकदम पलटी। राजू की हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। कार वाला भी कार से उतर आया। अरे दिखता नहीं क्या आपको? खुदा ने ये आंखें आपको सिर्फ सजावट के लिए दी है क्या? उसे देखते ही निखत उस पर चिल्ला पड़ी। जी जी, वो मैंने ब्रेक लगाई थी पर कार रुकी नहीं, गाड़ी वाला हकलाते हुए बोला। अब बोलते ही जाएंगे या खुदा के लिए हमारी मदद भी करेंगे? देखिए कितना खून बह रहा है, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। आप सहारा दीजिए और इनको पास ही हॉस्पिटल है, वहाँ तक पहुँचाएँ। दोनों ने मिलकर राजू को गाड़ी में लिटाया और गाड़ी दौड़ा दी। राजू बेहोश था। निखत ने उसके सिर पर अपना दुपट्टा इकट्ठा करके रखा हुआ था जिससे खून बहना कम हो जाए। बेचैनी उसके चेहरे की महसूस की जा सकती थी। उसकी मोटी मोटी आंखों से उसकी हालत देखकर आंसू आ गए थे जो राजू के चेहरे पर गिर रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचकर राजू को एडमिट करवा दिया गया। जब तक वो वार्ड में शिफ्ट नहीं हुआ तब तक निखत वहाँ रुकी। उसके बाद मीडिया वालों का आना शुरू हो गया और राजू के घर वाले भी पहुँच गए। तब निखत वहाँ से चुपचाप चलती, पर उसके दिमाग में आज काफ़ी उथल पुथल थी। वो वहाँ राजू के होश में आने तक रुकना चाह रही थी, पर मीडिया और बाकी सब के आने पर क्यों न रुक पाई? यही सवाल का जवाब वो ढूंढती हुई सड़क पर चली जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी की आवाज़ से निखत अपने विचारों से बाहर आई। पलट कर देखा तो वो गाड़ी वाला उसकी किताबें लिए उसके पीछे खड़ा था। जी शुक्रिया, हम तो इनको भूल ही गए थे। अच्छा हुआ आपने दे दिया, वरना हमें कल बहुत परेशानी होने वाली थी, निखत ने जवाब दिया। अरे कोई बात नहीं, इसी बहाने आपको शुक्रिया कहने का भी मौका मिल गया। मेरा नाम मोहित है और मैं नीति बाग में रहता हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर, कहकर निखत चल दी। उधर हॉस्पिटल में जब राजीव को होश आया, उसने अपने चारों तरफ सब घर वालों को देखकर चौंक गया। सब उसके आसपास ही खड़े थे।
मैं यहाँ कैसे? लड़खड़ाती आवाज़ में राजीव ने पूछा। आपका एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की किसी लड़के के साथ आपको यहाँ लाई, नर्स ने ब्लड सैंपल लेते हुए जवाब दिया। राजीव ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके सामने सब वो आ गया जो उसके एक्सीडेंट से पहले हुआ था। सिस्टर, वो लड़की कहाँ है? राजीव ने नर्स से पूछा। पता नहीं, शायद बाहर होगी, नर्स बोली। प्लीज़ आप देखकर उसे बुला सकते हैं, राजीव बोला। पर राजीव, जब हम आए तब वो बाहर कोई भी नहीं था, संध्या बोली। हो सकता है वो चली गई हो। हाँ, कहकर राजीव ने दोबारा आंखें बंद कर ली। 3 दिन बाद राजीव डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, पर सर पर चोट और टाँके होने के कारण डॉक्टर उसे 15 दिन का रेस्ट बताता है। राजीव अपने कमरे में बैठे बैठे परेशान हो जाता है, तो वो मीसा से कहता है कि वो सारी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस पर लेगा। खुद को सारा दिन बिजी करने के बाद भी वो खुद को हमेशा निखत के ख्यालों के आसपास ही पाता है। जैसे तैसे 15 दिन के बाद वो घर से बाहर निकलता है, गाड़ी उठाता है और सीधा वहीं पहुंचता है। गाड़ी में बैठकर वो एक नज़र घड़ी पर नज़र डालता है। 10 बज चुके थे। यार, उसे अब तक तो आना चाहिए था। राजीव खुद से बात करता है। सिट यार, आज तो संडे है, मैं भी ना, कहकर वो अपने सिर पर हाथ मारता है और गाड़ी बैक करने लगता है। पर तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो गाड़ी वहीं खड़ी करके पैदल ही उस गली की तरफ बढ़ लिया। थोड़ा आगे जाने पर उसने एक अम्मा को देखा। उनके पास जाकर बड़े अदब से उनको नमस्ते करके बोला, अम्मा जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ निखत कहाँ रहती है? कौन निखत बेटा? मैं तो इस नाम की किसी को नहीं जानती, अम्मा बोली। वो कॉलेज में पढ़ती है, राजीव बोला। तभी अंदर से एक लड़की निकल कर आई और बोली, आप नीलू आपा क्यों कह रहे हैं क्या? राजीव ने 1 मिनट का प्लीज लेकर हाँ में गर्दन हिलाई। वो जो सामने सुलेमान चाचा का घर है ना, उसी के पहली मंजिल पर नीलू आपा रहती हैं, कहकर वो अंदर चली गई। शुक्रिया जी, कहकर राजीव भागता हुआ सुलेमान चाचा के घर पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से आवाज़ आई, हाँ जी जनाब। कहाँ चल दिए आप बिना इजाज़त के? राजीव के पैर वहीं थम गए। जी मुझे निखत से मिलना है, राजीव ने थूक गटकते हुए कहा। कारण? सुलेमान चाचा उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, जी मुझे उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करना था, राजीव ने जवाब दिया। पर बरखुरदार, अगर किसी के घर आते हैं तो अंदर आने की इजाज़त लेनी पड़ती है, अगर आपको किसी ने सिखाया हो तो, सुलेमान चाचा बोले। माफ़ करें आप, राजीव हाथ जोड़कर बोला और नीचे देखने लगा। नीलू नीलू, सुलेमान ने आवाज़ दी। आई चचा, कहकर निखत नीचे आई। आज वो पहली बार बिना हिजाब के राजीव के सामने थी। उसने हल्के नीले रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था, बालों को धोकर खुला छोड़ा हुआ था, जो कमर से नीचे तक काली चद्दर की तरह दिख रहे थे। दूध जैसा गोरा रंग, माथे पर बालों की गीली लटों में से टपकती पानी की बूंदें, बड़ी बड़ी नीले आँखें और उन पर सलीके से लगाया हुआ काजल, होठ गुलाबी की पंखुड़ी जैसी गुलाबी, लंबी पतली सुराहीदार गर्दन, एक हाथ में चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में घड़ी। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया हो। उसे देखकर राजीव उसे देखता ही रह गया। उसका मुंह खुले का खुला ही रह गया। सलाम जी, कहिए, निखत ने अपने सिर पर दुपट्टा रखते हुए कहा। उसके बाद भी राजीव उसे एक टक देखता ही रहा। तो सुलेमान चाचा ने उसे झिझकोड़ते हुए कहा, मियाँ, यूँ दीदे फाड़ कर देखते ही रहोगे या कुछ मुँह से बोलोगे भी? राजीव ने देखा निखत उसके सामने खड़ी नीचे नज़रें किए ज़मीन को देख रही थी। निखत, ये जनाब तुमको शुक्रिया कहने आए हैं, सुलेमान चाचा बोले। किस बात का शुक्रिया? निखत ने पूछा। आपने उस दिन अनजान होते हुए भी मेरी जान बचाई, उस बात का शुक्रिया। हॉस्पिटल में मुझे अपना खून देकर मेरी मदद की, उसका शुक्रिया, राजीव ने निखत की ओर देखते हुए कहा। आपको किसने बताया कि हमने आपको खून दिया? निखत बोली। मुझे डॉक्टर ने बताया, राजीव बोला। वो तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज था। अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि अगर किसी की मुश्किल वक्त में मदद कर सके तो रुकना मत, वो सबब आपको जन्नत देगा, निखत ने कहा। बरखुरदार, अब हो गया आपका शुक्रिया अदा, तो आप अपनी तशरीफ़ ले जा सकते हैं। दरअसल ये बहू बेटियों का घर है, यहाँ बाहर के अनजान लोगों का आवाजाही निक्षेप है, तो आप चलिए, सुलेमान चाचा बोले और हाथ से राजीव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजीव जैसे ही पलटा और दरवाजे से बाहर निकला, चचा निखत पर भड़क उठे। कितनी बार समझाऊं तुझे कि किसी भी अनजान के सामने मुंह उघेड़ कर मत आया कर, पर मानना तो है नहीं। बख्तावर को पता चला ना तो तेरी हड्डियों से मांस अलग कर देगा और सारा कॉलेज वाले भूल जाएगी। अब जाओ ऊपर, यहीं खड़ी आंसू टपकाती रहेगी।
राजू गेट के पास खड़ा सुन रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो निखत से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं और ये बख्तावर कौन है और निखत से उसका क्या रिश्ता है। सोचते सोचते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तभी उसे सामने एक पान की दुकान दिखी। वो कुछ सोचता सोचता उस पर बढ़ जाता है। उसे देखते ही पान वाला एक पत्ता उठाकर उस पर कत्था लगाने लगता है। जी फरमाएं, क्या जो से जहीन करें आपके, पान वाला बोला। अब राजू रुका था। कुछ लेता तभी बातचीत आगे बढ़ सकती थी। यही सोचकर राजू बोला, जो भी कुछ अच्छा है आपके पास वो खिला दीजिए। मियाँ, आप इस इलाके को तो दिखते नहीं हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? यहीं दिल्ली से ही हूँ, बस यहाँ काम से आया था। आपको देखा तो लखनवी पान याद आ गया, सोचा खा ही लेते हैं, राजू ने बोला। अरे साहब, हमारा पान तो लोग दूर दूर से खाने आते हैं, जो भी खाता है भूलता नहीं है हमें, पान वाला चहकते हुए बोला। अच्छा, यानी हमें भी दोबारा आना पड़ेगा, राजू बोला। जी ज़रूर आए, आपकी अपनी दुकान है, पान वाला बोला। अच्छा बड़े भाई, एक बात बताओगे, ये बख्तावर कौन है और कहाँ रहता है? राजू बोला। मियाँ, बख्तावर भाई को क्यों पूछ रहे हैं, पुलिस वाले हो का? पान वाला बोला। अरे नहीं भाई, मैं तो नौकरी करता हूँ, तुम्हें कहाँ से पुलिस वाला लगा मैं? राजू बोला। तो नू करो मियाँ, पान खाओ और चुपचाप खिसक जाओ यहाँ से, भले मानस लगते हो। किसी को पता चला कि तुम बख्तावर भाई को पूछ रहे हो तो तुम्हें ढूंढे ना मिलोगे, कहकर उसने राजू को पान पकड़ाया। कितने पैसे हुए भाई? राजू ने बोला। 50 रुपये। राजू ने 100 रुपये निकाल कर दिए और पान हाथ में लेकर चल दिया। अरे मियाँ, अपने बाकी पैसे तो लेते जाओ, पान वाले ने आवाज़ दी। रख लो भाई, फिर कभी पान खा लूँगा, कहकर राजू चला गया। राजू घर आया तो संध्या बोली, कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? कहीं नहीं भाभी, बस किसी ज़रूरी काम से गया था, राजू कहकर वहीं सोफे पर पसर गया। काका सुनो, राजू ने वहीं लेटे लेटे आवाज़ दी। हाँ बाबा, क्या हुआ? काका अंगूठे से हाथ साफ करते हुए बोले। काका ये लो पान खाओ, कहकर उसने पान काका के हाथ पर रख दिया। काका कभी पान को देखते, कभी राजू को, क्योंकि जब काका इस घर में आए थे तब राजू 4 साल का बच्चा था। उस टाइम काका बहुत पान खाते थे, क्योंकि इलाहाबाद के रहने वाले थे। बाबा को उनका पान खाना पसंद नहीं था, सो मालती जी के कहने पर उसे पान छोड़ना पड़ा। वहीं राजू आज उनको पान खाने को दे रहा था। वो अभी हाथ में पकड़े पान को देख ही रहे थे, तभी राजू बोला, अरे काका, किस सोच में पड़े हो? खाना हो तो खा लो, वरना डस्टबिन में फेंक देना और आते हुए एक कॉफ़ी ले आना। अंदर जाकर काका ने पान कटोरी में रखा और कॉफ़ी बनाते हुए संध्या से बोला, बिटिया, ये राजू बाबा में इतना बदलाव कैसे आ गया, समझ नहीं आ रहा है। काका, आप बिना कुछ भी कहते हैं, ले लिया होगा कहीं से लाकर, आपको दे दिया, कहकर संध्या बाहर चली गई। खाना खाकर सब सोने चले गए। राजू बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। उसे चांद में भी निखत दिख रही थी। उधर उसी समय निखत भी अपनी छत पर खड़ी चांद को देखकर राजू के बारे में ही सोच रही थी और साथ साथ में अपने आप से बातें करती हुई शेर बोल रही थी। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, जो तेरा नसीब नहीं उसे सोचता क्यों है। दोनों ही जाकर सो जाते हैं। सुबह राजीव का फ़ोन बजता है। राजीव एक आंख खोल कर देखता है, फ़ोन मीसा का था। मीसा, हाँ बोलो। सोए सोए राजीव बोला, अरे तुम अभी तक सो रहे हो? आज 11 बजे मीटिंग है नहीं? एल्बम के लिए याद है या भूल गए? मीसा बोली, अबे यार सच में भूल गया था, पहुंचता हूँ मैं जल्दी, कहकर वो सीधा बाथरूम में चला गया। रेडी होकर नीचे आया तो माँ बोली, राजू ब्रेकफास्ट करके जाओ। माँ, मैं वहीं खा लूँगा, ऑलरेडी लेट हूँ, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। बस चलते चलते माँ के पैर छुए और प्रसाद लिया, दूध पीकर निकल गया। मीटिंग में राजीव को नया कॉन्टैक्ट मिल गया। बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट था। खुशी के मारे उसने मीसा को गले से लगा लिया। मीसा को लगा शायद राजीव भी उसे चाहता है, सो उसने भी कस कर राजीव को बाहों में भर लिया। राजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो एकदम मीसा को सॉरी बोलते हुए अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फाइल पढ़ने लगा। दिन बीतते गए, 15 दिन बीत गए। राजू निखत के कॉलेज की तरफ नहीं गया। निखत भी रोज़ बस स्टैंड पर उसका वेट करती थी, तभी घर जाती थी। एक दिन राजीव ऑफिस से निकला और उसने गाड़ी कॉलेज की तरफ घुमा दी। कॉलेज लगभग खाली हो गया था। देखते देखते वो बाहर रोड की तरफ निकल गया। वहीं बस स्टॉप से थोड़ा अलग हटकर निखत खड़ी थी। राजीव को एक बार देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। राजीव ने गाड़ी साइड पर करी और उतर कर उसकी तरफ चल दिया। अपनी तरफ राजीव को आता देख निखत की धड़कन बेकाबू हो गई और पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आईं और वो इधर उधर देखने लगी। उसके पास जाकर बोला, हेलो हेलो। निखत ने भी जवाब दिया, आज काफ़ी दिन बाद आपके दीदार हुए।
कहाँ व्यस्त थे आप? निखत ने पूछा। अच्छा, आप भी हमें नोटिस करती हैं? मुझे तो पता ही नहीं था, राजीव शरारती लिहाज में बोला। निखत ने मुंह उठाकर राजीव के चेहरे की तरफ देखा। सलीके से बने बाल, हल्की दाढ़ी, आंखों पर काला चश्मा और ग्रे कलर का सूट, एक अलग ही आकर्षण था राजीव में। हेलो, कहाँ खो गई आप? राजीव ने चुटकी बजाते हुए कहा। जी कहीं नहीं, हम तो यही हैं, निखत छेपते हुए बोली। हमें आपसे माफ़ी मांगनी है, निखत बोली। पर माफ़ी किस लिए? राजीव थोड़ा अचंभित होते हुए बोला। वो आप उस दिन घर आए तो आपको बैठने का भी ना कह पाए, इसलिए, निखत बोली। माफ़ी ऐसे तो मिलेगी नहीं जैसे आप सोच रही हो, राजीव बोला। फिर कैसे मिलेगी? निखत ने अपने माथे पर आए पसीने को बूंदों को साफ करते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजीव की तरफ देखना शुरू किया। आपको मेरे साथ एक कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, राजीव बोला। जी शुक्रिया, पर हम कॉफ़ी नहीं पीते, निखत बोली। तो चाय तो पीती होंगी, आप वही पी लेती, राजीव ने जवाब दिया। यार, किस मुसीबत में फंस गई मैं, निखत तो कब सुधरेगी? जाती भला अपने गले डाल ली तूने, निखत वहाँ खड़ी खुद ही खुद में बड़बड़ा रही थी। अगर खुद से बातें हो गई हो तो चले, राजीव बोला। जी शुक्रिया, पर आज नहीं, फिर कभी, कहकर निखत ने हाथ उठाकर नजाकत से सलाम किया और खड़ी बस की तरफ बढ़ गई। राजीव वहीं खड़ा उसे देख रहा था, फिर बोला, मैं उस फिर कभी का वेट करूँगा। निखत बस की पहली सीढ़ी पर रुकी, मुड़कर देखा और आंखों से जी जरूर कहकर अंदर चली गई और बस भी गई। राजीव ने गाड़ी उठाई और घर चला गया। रात में खाना खाकर छत पर झूले पर बैठा काम में लगा था, पर दिल आज लग नहीं रहा था। बार बार उसका दिल निखत को ही सोच रहा था। अतीत उसके पीछे ऊपर आया और बोला, राज एक बात बता, आजकल तो किस सोच में उड़ा रहता है? कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकता है। नहीं भाई, कुछ नहीं, बस थोड़ा काम का स्ट्रेस है, नथिंग एल्स, कहकर राजीव ने होठों के नीचे दबाकर सिगरेट जला ली। राजीव को जैसे ही याद आया वो अतीत के सामने है तो एकदम सॉरी बोलते हुए उसने सिगरेट बुझाई। अतीत, ये शौक कब से पाल लिया तूने राज? बस भाई कभी कभी, राजीव बोला। चल कभी कभी ठीक है, पर रोज़ का नहीं, कहकर अतीत नीचे चला गया। अब तो राजीव का रोज़ का ही नियम बन गया था कि वो रोज़ ही गाड़ी कॉलेज की तरफ से ही लेकर जाता। जिस दिन उसे निखत ही एक झलक दिख जाती, खुद को वो बहुत किस्मत समझता। एक अलग ही सुकून और खुशी होती उसके चेहरे पर। ये खुशी उसे अक्सर ही नसीब हो जाती थी। महीनों ऐसे ही गुजर गए। राजीव की बेताबी बढ़ती चली गई। उसे एक अजीब सी घुटन होती थी कि कब वो अपने दिल की बात निखत से कहे और उसके दिल की सुने। एक दिन उसे ईश्वर ने मौका भी दे दिया। वो ऑफिस के बाद कॉलेज के सामने से निकला, देखा निखत अकेली चली जा रही है। सर्दी के दिन थे, सो अंधेरा होने वाला था। राजीव ने निखत के पास जाकर गाड़ी रोकी। निखत एकदम डर कर रुक गई। राजीव ने शीशे नीचे किया और बोला, हेलो, कैसी हो आप? सलाम, हम ठीक हैं, निखत बोली। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, राजीव बोला। शुक्रिया, हम चले जाएंगे, बोलकर निखत आगे बढ़ ली। अरे कैसे जाओगी, आज टैक्सी और बस की हड़ताल है, राजीव बोला। कुछ सोचते हुए निखत गाड़ी में बैठ गई। निखत, आप हमारे साथ चाय पीने का वादा करके भूल गई शायद, राजीव गाड़ी चलाते हुए बोला। भूली नहीं, बस समय नहीं मिला, निखत ने जवाब दिया। तो आज चलें, राजीव ने जवाब का इंतजार करते हुए गाड़ी स्लो कर ली। ओके जी चलो, पर थोड़ा जल्दी, क्योंकि आज कॉलेज से निकलने में भी लेट हो गई हूँ, निखत अपने हाथों की उंगलियों से खेलते हुए बोली। राजीव ने अपनी खुशी छुपाते हुए गाड़ी को घुमा दिया। राजीव ने गाड़ी काफ़ी देर के सामने रोकी तो निखत बोली, माफ़ करें, हम कॉफ़ी नहीं पीते हैं, आपको बताया था ना हमने। ओह सॉरी, मैं भूल गया, कहकर राजीव ने गाड़ी घुमा दी और थोड़ा सा बाहर हटते हुए एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। खुद उतरकर बाहर आया और आकर बड़े सलीके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए निखत से बोला, मोहतरमा आए। मुस्कुराते हुए निखत नीचे उतरी और दोनों ढाबे की तरफ बढ़ गए। राजीव ने कुर्सी खींचते हुए लड़के को 2 स्पेशल चाय का ऑर्डर किया। लड़के ने चाय लाकर रखी तो निखत ने दोनों हाथों से चाय का कप पकड़कर उंगलियों में फंसाकर पीने लगी। राजीव ने उसे देखा और बोला, आपने ऐसे कप क्यों पकड़ा है? ऐसे पकड़ने से दूरियां कम हो जाती हैं, फासले नहीं रहते और रिश्ते बेहतर बनते हैं, निखत चाय की चुस्की लेते हुए बोली। राजीव ने उसको देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और वैसे ही कप पकड़कर चाय पीने की कोशिश की। चाय पी तो नहीं सका, हाँ ऊपर गिरा जरूर ली। गरम चाय गिरते ही वो एकदम चिल्लाकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। निखत ने जल्दी से टिश्यू उठाया और राजीव के शर्ट साफ करने लगी। पता नहीं अचानक उसे क्या याद आया, चुपचाप बैठकर चाय पीने लगी। राजीव ने टिश्यू लेकर अपने कोट को साफ किया
और भैया को एक चाय और लाने को बोला। चाय आने में लेट होगा, हम पहले ही बड़े लेट हो चुके हैं, तो प्लीज़ पहले हमें छोड़ दीजिए, कहकर निखत अपनी चाय ख़त्म करने लगी। ओके कहकर राजू ने चाय वाले को चाय के लिए मना किया और उठकर खड़ा होगा। पर भैया जी चाय तो बन चुकी है, बस 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, चाय वाला राजू को देखते हुए बोला। राजू ने निखत की तरफ मुंह उठाकर देखा तो उसने इशारे से पलकी झुकाकर हाँ कहा। राजू वापस चाय पीने के लिए बैठ गया। राजू चाय पी रहा था, निखत बार बार घड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? राजू ने पूछा। कुछ नहीं, बस टाइम ज़्यादा हो गया है घर पहुंचने में और लेट हो जाऊंगी, सुलेमान चाचा गुस्सा होंगे, निखत अपने माथे पर आया पसीना पोंछती हुई बोली। राजू के दिमाग में एकदम से बख्तावर का नाम घूम गया। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? निखत की तरफ देखते हुए राजू बोला। जी पूछिए, निखत ने जवाब दिया। ये बख्तावर कौन है? राजू बोला। बख्तावर का नाम सुनते ही निखत को एकदम पसीना आ गया और वो घबराई हुई आवाज़ में बोली, आप बख्तावर को जानते हैं? नहीं, मैं बख्तावर को नहीं जानता, बस उसका नाम सुना था उस दिन, जिस दिन जब मैं आपके घर आया था, राजू बोला। निखत ने एक लंबी सांस ली और बोली, ओके। राजू चाय ख़त्म कर चुका था। चाय वाले को पैसे देकर वो लोग गाड़ी की तरफ चल दिए। अंधेरा हो चुका था। राजू आगे आगे चल रहा था, निखत उससे 2 कदम पीछे। तभी अचानक निखत का पैर एक पत्थर पर पड़ा और उसका पैर मुड़ गया। धम से चिल्लाते हुए दर्द के मारे वो वहीं बैठ गई। उसकी आवाज़ सुनते ही राजू तेज़ी से पलटा और उसके पास आकर बोला, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हैं, कहकर निखत ने उठने की कोशिश की पर वो दोबारा गिरने लगी। राजू ने एकदम उसे थाम लिया। उनको देखकर चाय वाला भागकर एक टेबल ले आया। राजू बोला, आप इस पर बैठे, मैं देखता हूँ, कहकर जैसे ही उसने उसका पैर को उठाकर अपनी गोद पर रखा, वो देखता ही रह गया। जितना सुंदर उसका चेहरा था उतने ही सुंदर उसके पैर थे। पैरों में उसने रंग बिरंगे स्टोन वाला एंकलेट पहना हुआ था और ब्लैक कलर की हील। राजू ने आराम से हील खोली और उसके पैर को इधर उधर हिलाकर देखने लगा। जैसे ही एंकल को दबाया, निखत के मुंह से चीख निकल गई। चाय वाला बोला, भैया जी इनके पैर में मोच आई है, ज़्यादा छेड़िए मत वरना सूजन आ जाएगी, तो इनको मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, उठिए आप, कहकर राजीव निखत को उठाने लगा। नहीं, इनके पैर पर तेल लगाकर या कोई भी स्प्रे या ट्यूब लगाकर एकदम से गर्म पट्टी बांध दीजिए, 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगी, चाय वाला बोला। राजीव ने मुंह उठाकर निखत की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू झरझर करके बह रहे थे। शायद उसे बहुत दर्द हो रहा था। राजीव ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और उसे कहा, चलने की कोशिश करो। निखत से नहीं चला गया। राजीव ने उसे डरते डरते अपने दोनों हाथों में उठाया और गाड़ी तक लेकर गया। चाय वाला साथ में ही था। उसने निखत का बैग और किताबें उठाकर रखी थी। वहां पहुंचकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। राजू ने निखत को गाड़ी की आगे वाली सीट पर बिठा दिया। राजू बंद करते हुए चाय वाले को 500 रुपये देते हुए बोला, शुक्रिया भाई, आपने बहुत मदद की। चाय वाला सर झुकाकर धन्यवाद करता हुआ वहां से चला गया। राजू ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, पहले आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, आप हमें घर छोड़ दीजिए, हम ठीक हैं, निखत बोली। उसके चेहरे पर आते जाते भाव बता रहे थे कि वो बहुत परेशान है। पर ऐसी हालत में आप घर कैसे जाओगे? आपसे तो चला भी नहीं जा रहा है, राजू थोड़ा नाराज़ होते हुए बोला। आप समझ नहीं रहे, अगर हम घर पर ही पहुँचे तो एक तूफान आ जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी मदद करने के चलते आपको कोई नुकसान हो, निखत बोली। मतलब मैं समझा नहीं, राजू चौंक कर बोला। कुछ नहीं, बस आप हमें घर छोड़ दीजिए, निखत ने जवाब दिया। निखत का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो बार बार घड़ी देख रही थी। राजू ने देखा अभी 7:30 बजे हैं। निखत आप इतना घबरा क्यों रही हैं? अभी तो 7:30 बजे हैं। निखत कोई जवाब नहीं दी और वो अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी घबराहट को कम करने का प्रयास कर रही थी। उसके कुछ ना बोलने पर राजू के दिमाग में एक उलझन चल रही थी जिसे वो सुलझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो वहीं उलझता जा रहा था। एक तरफ से खुशी थी कि आज निखत ने उसके साथ चाय पीकर उसकी गाड़ी में है, और दूसरी तरफ वो उसके दर्द को महसूस कर रहा था। अचानक उसने गाड़ी के गियर चेंज करने के लिए गियर पर हाथ रखा जहाँ पहले से निखत का हाथ था। निखत उसके हाथ का स्पर्श पाते ही काँप गई। राजू भी एकदम से पूरे का पूरा सुन्न पड़ गया। निखत ने अपना हाथ झटके से खींच लिया। राजू ने मुंह उठाकर निखत की तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। पता नहीं ये लड़की अपने अंदर क्या क्या छुपाए हुए है। यानी सोचते सोचते राजू ने गाड़ी निखत की तरफ घर की तरफ मोड़ दी। जैसे जैसे निखत का घर पास आता जा रहा था, राजू और निखत की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। राजू की इसलिए कि निखत से पता नहीं कब दोबारा मिलना हो, और निखत
घर पहुंचने पर आने वाले क्लेश से। गली के किनारे पर राजू ने गाड़ी रोकी और बोला, निखत आप यहाँ से कैसे जाएंगी? आप चल तो पा नहीं रही हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अंदर तक छोड़ाऊँ? नहीं, हम चले जाएंगे, हड़बड़ाकर निखत ने जवाब दिया। राजू ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और निखत का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। निखत ने उसके हाथ को ना पकड़कर अपने आप उतरकर खड़े होने की कोशिश की, पर वो खुद को संभाल नहीं पाई और गिरते गिरते गाड़ी का दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हो गई। आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको सहारा देकर घर तक छोड़ाता हूँ। पता नहीं ये बेकार की जिद आप क्यों कर रही हैं? राजू गुस्से से बोला। कोई तो कारण होगा जो हम आपको मना कर रहे हैं, निखत अपना दर्द छुपाते हुए बोली। तो आप घर तक कैसे जाओगी? मुझे ज़रा ये भी समझा दो, राजू गुस्से से बोला। वही सोच रही हूँ मैं भी, पर आपके साथ तो जा नहीं सकती, निखत बोली। तभी कुछ सोचते हुए राजीव आसपास देखने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक रिक्शा वाला खड़ा दिखा। आप यहीं रुको, मैं अभी आया, कहकर राजीव भागता हुआ रिक्शे वाले के पास गया। भैया सुनो, तुम खाली हो तो मेरा एक काम कर दो। रिक्शा वाला उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। क्या काम है? बाबूजी, हम ऐसा वैसा काम नहीं करते हैं। अरे भाई, ऐसा वैसा काम नहीं है। जो वो वहाँ मेरी गाड़ी के पास खड़ी हैं, उनको उनके घर तक छोड़ना है। उनके पैर में चोट लगी है, राजीव ने रिक्शे वाले से कहा। तो यूँ कहो ना बाबूजी, छोड़ देते हैं, चलिए, कहकर वो गाड़ी के पास आया और निखत को देखते ही ठिठक गया। क्या हुआ भाई? पैसों की चिंता ना करो, ये लो, कहकर राजीव ने 100 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। ना बाबूजी, इनको तो हम यूं ही छोड़ देंगे, पैसा ना लेंगे, वरना पहले क्यों ना बोले कि ये बाजी खड़ी है? रिक्शे वाला बोला। तुम जानते हो इनको कहाँ छोड़ना है? राजू बोला। हाँ, सुलेमान चाचा के घर, कहकर रिक्शे वाला इधर उधर देखने लगा। इससे पहले राजीव और सवाल जवाब करता निखत बीच में बोल पड़ी। भाईजान, आप मेरा ये सामान पकड़ कर रख लेंगे? और झुककर गाड़ी में से अपनी किताबें निकालने लगी। वेट, मैं देता हूँ, पहले आप बैठिए, कहकर राजीव ने जैसे ही निखत का हाथ पकड़ना चाहा, निखत ने नामे गर्दन हिला दी और कांपते हुए 2 कदम जैसे तैसे चलकर रिक्शे में बैठ गई और राजीव ने उसका सामान पकड़ा दिया और बोला, आराम से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जी, मदद के लिए शुक्रिया, कहकर निखत ने हाथ उठाकर उसे सलाम किया और रिक्शे वाले को बोली, चलो भाईजान। राजीव वहाँ खड़ा तब तक निखत को देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। ओह शिट यार, आज फिर उसका फ़ोन नंबर नहीं लिया, गधा हूँ मैं पूरा, और ख़ुद को कोसते हुए गाड़ी में आकर बैठ गया और घर को निकल गया। उधर रिक्शे वाला जैसे ही रिक्शा लेकर निखत के घर के बाहर पहुंचा, उसने सुलेमान चाचा को आवाज़ दी, चचा बाहर आकर बाजी की मदद करो। आवाज़ सुनते ही चचा और बख्तावर दौड़ते हुए बाहर आए और निखत को देखते ही बख्तावर गुस्से से बोला, ये आपने क्या कर लिया है? अब मैं बशीर खान को क्या जवाब दूंगा? चचा रिक्शे वाले को देखते हुए बोले, जा, अब क्या यहाँ खड़े होकर पंचायत करोगे? रिक्शे वाला चुपचाप अपने में ही बुदबुदाता चल दिया। निखत को जैसे तैसे कमरे में पहुँचाया गया। सलमी आपा ने उनके पैर को गर्म पानी से सिकाई की और स्प्रे लगाकर गर्म पट्टी बांध दी। निखत का पैर ऊपर करके वो खाना लेने चली गई। निखत ने वैसे ही बैठे बैठे सिर बेड के पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली और अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगी। क्या थी वो और क्या हो गई? कहाँ से कहाँ पहुँच गई? पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक पास एक छोटा सा गांव, अब तो नाम भी याद नहीं है गांव का निखत को। गांव में मुश्किल से 50 या 60 घर ही थे जो पूरी तरह खेती पर ही निर्भर थे। महज 6 साल की थी निखत। छोटा सा एक कमरे का घर जिसमें अम्मी बाबू के अलावा 6 भाई बहन और थे निखत के, और वो 5वें नंबर पर थी। अम्मी, भूख लगी है, आज कुछ बनाएंगे नहीं आप? नसीमा अपी बोली, जो 10 साल की थी। अभी तेरे अब्बू आते हुए कुछ लेते आएंगे, फिर हम बनाते हैं, कहकर अम्मी वहीं एक कोने में छोटी सी अधफटी सी दरी बिछाकर नमाज अदा करने लगी। तभी अब्बू आए और उन्होंने नसीमा अपी को वो कपड़े का बना झोला पकड़ा दिया। नसीमा उसे लेकर चूल्हे के पास रखकर वहीं बैठकर लकड़ी सुलगाने लगी। नमाज के बाद अम्मी ने झोला उठाया। खोलते ही अब्बू की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने नज़रें नीचे कर ली। इनसे क्या होगा जी, हम 8 जी हैं खाने वाले। अम्मी बोली, इतना भी कितनी मुश्किल से मिला है, मैं ही जानूँ। तू सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे, हम ऐसे ही गुजर कर लेंगे, कहकर अब्बू ने मटके से लोटा पानी भरा और गट गट करके पीने लगे और फिर ज़मीन पर बिछी चटाई पर मुंह घुमाकर लेट गए। अम्मी आटा लगाकर थोड़ी सेकने लगी और सबको साथ साथ देने लगी। निखत ने अपनी रोटी उठाई और अब्बू के पास जाकर बैठ गई और उनको हिलाते हुए बोली, अब्बू उठो ना, हम दोनों साथ खाते हैं, तुम खाओ, हमें भूख नहीं है। अब्बू बिन उसकी तरफ देखे लेटे लेटे बोले, अरे अब्बू, हमें भी भूख नहीं है, वो तो अम्मी ने बना दिए तो हम अब मना थोड़े ना करेंगे, चलो उठो ना।
लाड़ दिखाते हुए निखत बोली। उसकी इतनी मिन्नत के बाद अब्बू से मना नहीं हुआ और वो उठकर उसके साथ खाने लगे। बारिश हो नहीं रही थी, सो खेतों में उग नहीं रहा था। निखत के अब्बू करीम खान अपनी ही धुन में चलते हुए पास ही लाला की हट्टी पर पहुंचा। जेब से 50 रुपल्ली निकाल कर दिए जो उसने सारा दिन ईंटा उठाकर कमाए थे और आटा देने को बोला। आज फिर कम काम मिला करीम भाई? लाला ने पूछा। करीम: हाँ लाला, क्या करें, नसीब ही ऐसा है। 3 दिन हो गए खाना खाए। लाला: तो ले जा और आटा डाल देता हूँ, जब तेरे पास हो तो दे जाइयो। करीम: ना लाला, जितना है उतने में ही गुजारा कर लूँगा। लाला ने उसे देखते हुए 50 रुपल्ली में आटा और नमक दिया और वो लेकर चुपचाप घर को चल दिया। बेचारा अच्छा भला गुजर बसर कर लेता था, आजकल फाके पड़े हुए हैं। लाला अनवर की तरफ देखते हुए बोला। अनवर भी लाला से उसके घर का हालचाल लेकर अपने घर चला गया। 3 दिन बाद एक दिन शाम को, अरे करीम भाई, घर पर हो क्या? आवाज़ सुनकर करीम बाहर आया। करीम: हाँ कहो, मैं ही करीम हूँ, क्या काम है? मुझसे मियाँ, और तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। करीम ने उस युवक की तरफ देखते हुए कहा। अनवर: सलाम भाई जान, मैं अनवर हूँ। कुछ दिन पहले लाला की दुकान पर आपको देखा था तो सोचा आज मिल ही आऊँ आपसे। तशरीफ़ रखिए, कहते हुए करीम ने खाट की तरफ इशारा किया। अनवर बैठ गया। अम्मी ने पानी का गिलास लाकर अनवर के सामने रखा और सलाम करके वहीं दोरी पर बैठ गई। करीम: अब वजह बताओ यूँ मुझे ढूंढते हुए आने की। अनवर: भाईजान बुरा मत मानिए मेरी बात का, पर मैं आपके भले की ही बात करने आया हूँ। करीम खान और बेगम दोनों एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। अनवर: मैं जिस जगह काम करता हूँ वो मालिक और मालकिन बहुत नेक और खुदा के बंदे हैं, हमेशा सबका भला करने को तैयार रहते हैं, पर सबकी दुआओं के बाद की उनकी झोली खाली है। तो एक दिन मालिक ने मुझे एक बच्चा गोद लेने की बात कही, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके किसी बच्चे को उनको दे दिया जाए, उनका भी घर भर जाएगा और आपके यहाँ भी किसी चीज़ की किल्लत नहीं रहेगी। करीम: मतलब? अनवर: मतलब ये भाईजान कि वो आपसे आपका बच्चा गोद लेंगे, बदले में आपको इतने पैसे देंगे कि आप आराम से आगे की ज़िंदगी गुजार कर लेंगे। लाहौल बला कुव्वत, तू हमसे हमारे बच्चों को सौदा करने आया है? दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगें तोड़ दूँगा। गुस्से से उबलता हुआ करीम खान बोला। करीम भाई, ये गलत क्या कह रहा है? वो भी आपका ही बच्चा रहेगा, जब चाहें आप उससे जाकर मिलाना। एक के जाने से बाकी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी और रहन सहन तो दे पाएगा तू। बोलते बोलते लाला अंदर आया। करीम: लाला, तू भी इसके साथ मिल गया? मिला तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ। देख, ज़रूरत उनकी भी है और तेरी भी। सोच ले, समझ ले, फिर जवाब दियो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम तो तेरे भले की ही सोचे थे। बता दियो, जो फैसला करो। कहकर लाला और अनवर चले गए। करीम और बेगम वहीं गुमसुम से बैठते सोचते रहे। आंखों से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ गया। नसीमा: अम्मी, आज आपने नमाज अदा नहीं करनी? आती हूँ, कहकर अम्मी उठी और नमाज अदा कर रोटी सेक कर बच्चों को देने लगी, पर साथ में उसका दिमाग लाला और अनवर की बातों में घूम रहा था। सुनिए, हम नहीं देंगे किसी को अपनी औलाद, हम फाके रहकर इनको अच्छा जीवन देंगे। कहते कहते अम्मी रो दी। अम्मी और अब्बू दोनों ही अपने किसी भी बच्चे को खुद से अलग नहीं करना चाहते थे, पर हालत ऐसे बने थे कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। करीम को 3 दिन से काम नहीं मिला और वो लाला के पास पहुंचा। लाला: क्या हुआ करीम भाई, इतने परेशान क्यों हो? करीम: क्या बताऊं लाला, 3 दिन से घर में बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जला है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं। लाला: करीम भाई, तू क्यों जिद कर रहा है? अनवर सही कह रहा है, अगर तू उनको अपना बच्चा दे भी देता है तो वो रहेगा तो तुम्हारा ही तो। समझ क्यों नहीं रहा है मेरे भाई? करीम कुछ नहीं बोला और चुपचाप लाला से आटा उधार लेकर वहाँ से सोचते सोचते घर को चल देता है। घर जाकर वो सोच में डूबा हुआ लेट जाता है। अम्मी: क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? करीम: कुछ नहीं, सोच रहा अनवर और लाला की बात में बुराई क्या है, कल बोलता हूँ अनवर से बात करने को। अम्मी: आपका दिमाग सठिया गया है क्या? आप अपनी औलाद का सौदा करो, खुदा कभी माफ़ी नहीं देगा। कहते हुए अम्मी रो दी। करीम: अगर ये ऐसे भूखे मरेंगे तो कौन सा खुदा हमें जन्नत बख्शेगा क्या? तू परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, करता हूँ, ठीक हो सका तो तू सो जा। नींद अम्मी अब्बू दोनों की आंखों में ही नहीं थी और इससे बेखबर सारे बच्चे आराम से चैन की नींद सो रहे थे। सुबह हुई, करीम खान काम पर निकला और जाते जाते लाला की हट्टी पर रुका। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। भारी मन से बाहर खड़े होकर बोला, लाला, अगर अनवर मियाँ आए
तो उनको शाम में मिलने को बोलना। लाला क्यों, मन बना लिया है क्या? करीम हाँ लाला, पहले परिवार देखूंगा फिर सोचूंगा, कहकर वो आगे बढ़ गया। शाम में करीम के घर अनवर आया तो करीम बोला, देखो मियाँ, मैं उनको नहीं जानता पर मिलना ज़रूर चाहूँगा। अनवर, करीम भाई, मैं कल ही उनसे बात करके आपको बताता हूँ, उठकर सलाम करके निकल गया। अगले दिन अनवर अपने मालिक मालकिन को लेकर आया। देखने में वो काफ़ी अच्छे घर से लग रहे थे, ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से तैयार हुए थे। अनवर, ये मेरे सिद्दीकी साहब हैं और ये उनकी बेगम नरगिस। करीम, सलाम, तशरीफ़ रखिए। सिद्दीकी, भाई करीम खान, हमें अनवर ने सब बताया है। देखो, हम तुम्हारे बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार से रखेंगे, ये वादा है हमारा। जब ये दोनों बात कर रहे थे तो नरगिस की आंखें घर के अंदर बेताबी से देख रही थी। उससे रुका ना गया और वो उठकर धीरे धीरे घर के अंदर पहुंची। देखा अम्मी सब बच्चों को अपनी छाती से चिपकाए अपने आंचल में दुबकाए बैठी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो लगातार मन ही मन कुछ बोल रही थी। आदाब, कहकर नरगिस वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई। अम्मी, हल्का सा हाथ उठाकर बुझे मन से जवाब दिया, आप बाहर बैठे, हम चाय लाते हैं। नरगिस ने एक नज़र सब बच्चों को देखा। वो बड़ी अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे, पर निखत अपने स्लेट पर कुछ लिखने लगी हुई थी। उसने नरगिस की तरफ देखा भी नहीं। नरगिस की नज़रें निखत को देखती ही रह गईं। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम सा चेहरा। नरगिस वापस आकर बैठ गई। अम्मी ने उनको चाय दी और वहीं देहरी पर बैठकर नरगिस को देखने लगी। महंगा सा सूट, हाथों में भर कर चूड़ियाँ और हाथों पर मेहंदी, आंखों में काजल, होठों पर लाली, उस पर बहुत ही प्यारा सा कढ़ाई किया हुआ बुर्का। चाय पीकर उन्होंने कप रखा। सिद्दीकी बोले, करीम मियाँ, बच्चों को तो बुला दीजिए, देखें तो कौन है जो हमारे कलेजे का टुकड़ा बनेगा। अम्मी ने बच्चों को बाहर आने को बोला। सब आ गए पर निखत नहीं आई। वो वहीं बैठी कुछ लिखती रही। नरगिस उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बिटिया क्या नाम है आपका? निखत ने बेतकल्लुफी से नीचे देखते हुए जवाब दिया। नरगिस ने उसको गोद में उठाया और बाहर ले आई। करीम खान और अम्मी की जान हलक में आकर अटक गई। नरगिस, सुनिए सिद्दीकी साहब, हमें निखत चाहिए, इसे ही हम अपनी जान बनाएंगे और अपने आंगन को गुलजार करेंगे। अम्मी थूक कटकते हुए भरी आवाज में बोली, बीबी वो अभी बहुत छोटी है। नरगिस, आप परेशान मत हो, जिस दिन आपका दिल करे या निखत कहेगी हम उसे आप सबसे मिलवाने ले आएंगे। चलिए चश्मे चिराग, आप अपना सामान बांध लीजिए। नरगिस ने निखत को गोद से उतारते हुए कहा। निखत अपनी तोतली जुबान में अम्मी से बोली, पर अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया। सिद्दीकी साहब ने 4 लाख रुपया निकाल कर करीम के हाथ पर रखा और निखत के हक के कागज साइन करवा लिए। नरगिस ने निखत को उठाया और अनवर और सिद्दीकी के साथ बाहर चल दिए। अम्मी हमें नहीं जाना, अब्बू हमें नहीं जाना। निखत के रोने की आवाज़ से उनका कलेजा मुंह को आ रहा था, पर वो अपनी मजबूरी के सामने बेबस थे। निखत बाजी उठिए, कुछ खा लीजिए। निखत ने आंखें खोली, उसके आंसू से उसका मुंह पूरा भीगा था। सलमा आपा, क्या हुआ बाजी? आज फिर अम्मी अब्बू याद आ गए? निखत, हाँ बहुत छोटे थे हम, अब तो उनकी शक्ल भी हल्की सी याद है और दिल में उम्मीद की कभी तो मिलेंगे वो हमें, कहकर निखत बिन कुछ खाए लेट गई। उधर राजीव घर पहुंचा। चमन काका को गाड़ी की चाबी देते हुए सामान निकालकर कमरे में रखने को बोलकर वहीं सबके साथ चाय पीने बैठ गया। चाय का कप हाथ में आते ही उसे निखत की बहुत याद आई और कप को संभाल कर दोनों हाथों में पकड़ लिया। संध्या, देवर जी, कप कहीं भागेगा नहीं, इसे इंसानों की तरह पकड़ो। राजीव, भाभी, इसे ऐसे पकड़ने से दोनों हाथों का रिश्ता मजबूत होता है, आप भी कोशिश करके देखना। सब राजीव को हैरानी से देख रहे थे। वो अपनी ही धुन में कहीं गुम सा चाय पीने में मस्त था। राजीव कमरे में पहुंचा। सारा सामान बेड पर रखा था, उसका लैपटॉप, चार्जर, फाइल्स और पेन ड्राइव। राजीव ने सारा सामान उठाया और बेड के साइड टेबल पर रखने लगा। तभी उसका ध्यान एक आई कार्ड पर गया। निखत हैदर अली, नीचे निखत का फ़ोन नंबर भी था। राजीव खुशी से कभी उसे दिल से लगाता, कभी हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता, पर आगे क्या करे, हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। बड़ी हिम्मत करके फ़ोन उठाया और फिर कांपती उंगलियों से निखत का नंबर मिलाया। निखत, हेलो। निखत की आवाज़ सुनकर राजीव अंदर तक कांप गया। इतने में उधर से फिर से आवाज़ आई, हेलो। राजीव, हेलो निखत, बोल रही हो? निखत के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जी बोल रही हूँ, पर जनाब आप कौन बोल रहे हैं? राजीव जी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। निखत घबराहट छिपाते हुए, जी फरमाइए, इस वक्त फ़ोन करने का कारण जान सकते हैं? और आपके मेरे फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? राजीव,
आप एक क्वेश्चन पूछेंगी तब तो मैं रिप्लाई दे पाऊंगा। निखत, हाँ जी कहिए। राजीव, आपका आई कार्ड हमारी गाड़ी में गिर गया था, हमने अभी देखा तो सोचा आपको बता दूं, वरना कल आप परेशान होंगे। निखत, जी शुक्रिया। राजीव, सुनिए, मैं आपका आई कार्ड अतीत भैया को दे दूंगा, जिस दिन आप कॉलेज आए उनसे ले लेना। निखत, नहीं, आप ऐसा करें, इसे अपने पास रख लें, जब हम आएंगे आपसे ले लेंगे, कहकर निखत ने फ़ोन रख दिया। राजीव, वाह ऊपर वाले तेरा शुक्रिया, कहकर उसने फ़ोन में नो सेव किया और आई कार्ड को सीने से लगाकर धम से बिस्तर पर गिर पड़ा। दोस्तों, क्या राजीव अपने दिल की बात निखत से कह पाएगा? इंतजार करें अगले पार्ट का। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।